ओके, एडवांस रनर. So the law of weight are established on the basis of observed equation, normal equation, least square or probability equation. Which option is the correct one? Yes, it is C. Krishna Sharma. Very good. It is a C option. लीस्ट स्क्वायर मेथड के थ्रू आप क्या करते हैं, लॉ ऑफ वेट को हम स्टैब्लिश करते हैं. क्या हम लीस्ट स्क्वायर मेथड के थ्रू ही मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को भी डिटरमाइन करते हैं? थ्योरम ऑफ लीस्ट स्क्वायर यदि आपने पढ़ा होगा तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू एक ऐसी वैल्यू जिसके ट्रू वैल्यू के नियर होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं एज कंपेयर टू अदर वैल्यूज. और हम कैसे डिटरमाइन करते हैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू? हम डिटरमाइन करते हैं सर वेटेड एवरेज या अर्थमेटिक मीन के थ्रू. यदि किसी क्वांटिटी ऑब्जर्वेशन में वेट है तो वेटेड एवरेज डिटरमाइन करना होगा, और यदि सारी क्वांटिटी और ऑब्जर्वेशन का वेट यदि यूनिट है 1 है तो फिर हम अर्थमेटिक मीन की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं. एक ऐसी वैल्यू जिसके ट्रू वैल्यू के नियर होने के चांसेस मैक्सिमम, एक ऐसी वैल्यू जिसमें एरर के चांसेस मिनिमम. सो दैट वैल्यू इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, मतलब अर्थमेटिक मीन और वेटेड एवरेज. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सो वेट ऑफ द इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड इवन व्हेन द साइन इन द इक्वेशन आर चेंज. वेट ऑफ द इक्वेशन, एकदम ध्यान से पढ़ना, वेट ऑफ द इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड इवन व्हेन द साइन इन द इक्वेशन आर चेंज्ड. विच ऑप्शन? ट्रू है स्टेटमेंट या फॉल्स? वेट ऑफ इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज, इक्वेशन का जो वेट है वो चेंज नहीं होता है. कब? व्हेन द साइन इन द इक्वेशन आर चेंज. इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यदि आप साइन को चेंज कर दें तो उसके वेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? बिल्कुल सही बात है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. तो कोई इक्वेशन है आपके पास, मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, ये एक इक्वेशन है और वेट, और इसका वेट कितना है अज्यूम कर लेते हैं. इस इक्वेशन का जो वेट है विच इज 4 फॉर एग्जाम्पल. तो वेट ऑफ इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज इवन व्हेन साइन ऑफ द इक्वेशन, तब आप माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -20 कर दें तो भी इस इक्वेशन का जो वेट रहेगा वो 4 ही रहेगा, अनचेंज रहेगा. सो इस स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ट्रू है. तो टोटल कितने लॉ ऑफ वेट होते हैं? कोई मुझे नंबर में बताएगा कितने लॉ ऑफ वेट आप लोगों ने पढ़े हुए हैं? लॉ ऑफ वेट. अच्छा, नंबर में नहीं पता, चलो ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. आगे बहुत सारे क्वेश्चन है लॉ ऑफ वेट पर, तो आगे हम वो सारे लॉस डिस्कस करते जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द अर्थमेटिक मीन इफ द एंगल्स एंड देयर वेट्स वर गिवन एज 20 डिग्री 42 मिनट्स 3 सेकेंड, और बाकी सारी आपको दिख रहा है, और इनके वेट कितना है 222. फाइंड द अर्थमेटिक मीन. अर्थमेटिक मीन आपको डिटरमाइन करना है. थ्योरी ऑफ एरर नहीं पढ़ पाए, एडवांस रनर. थ्योरी ऑफ एरर यार इंपॉर्टेंट है. देखो लास्ट 2021 और 22 पेपर का आप एनालिसिस करोगे तो एक क्वेश्चन थ्योरी ऑफ एरर पर है दोनों पेपर में. 2021 में भी एक क्वेश्चन आया, 22 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ. इजी है वो क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं है. देखा जाए थ्योरी ऑफ एरर थोड़ा सा टफ चैप्टर माना जाता है और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट भी हैं जो इसमें आपका टाइम लेते हैं. लेकिन एडवांस रनर मेरा जो सजेशन आपको रहेगा वो ये रहेगा कि एटलीस्ट आप लॉ ऑफ वेट और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जिसमें अर्थमेटिक मीन, वेटेड एवरेज और अर्थमेटिक मीन की हेल्प से हम डिटरमाइन करते हैं, एटलीस्ट वो तो कवर आप कर लें. ठीक है, ये मेरा सजेशन रहेगा. हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, 4 घंटे में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा. एक प्रॉपर नोट यदि आपके पास अवेलेबल है तो बिल्कुल हो जाएगा. बाकी किसी बुक से पढ़ने बैठोगे तो नहीं होगा पॉसिबल. चलो आंसर करेंगे. सो फाइंड द अर्थमेटिक मीन इफ द एंगल्स एंड देयर वेट आर गिवन एज. ओके, तो फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट जो क्वांटिटी है विच इज 20 डिग्री 42 मिनट्स एंड 3 सेकेंड, और इसका वेट कितना है 2. आफ्टर दैट 20 डिग्री 42 मिनट्स एंड 4 सेकेंड, इसका वेट भी कितना है 2 है, एंड 20 डिग्री 42 मिनट्स एंड 6 सेकेंड, इसका वेट कितना है, इसका वेट भी 2 है. अब आपको अर्थमेटिक मीन डिटरमाइन करना है. आपका प्लस कोर्स देख लेता हूँ. प्लस कोर्स में बेटा थ्योरी ऑफ एरर मेरा स्टार्ट होने वाला है मंडे से.
है ना। तो केवल थ्योरी ऑफ एरर वाला पोर्शन ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मंडे से प्लस पे, तो आप लाइव कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, तो चलिए इसका वेटेड एवरेज मुझे आप लोग बताएंगे, व्हाट इज अर्थमेटिक मीन। वैसे तो यहाँ पर इन्होंने अर्थमेटिक मीन बोल रखा है, देखा जाए तो इसका वेटेड एवरेज हमें डिटरमाइन करना होगा। कैसे करेंगे? सो 20 डिग्री 42 मिनट्स 3 सेकेंड्स मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 20 डिग्री 42 मिनट्स एंड 4 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 20 डिग्री 42 मिनट्स 6 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 प्लस 2 दैट मीन्स 6। अब अभी तो कैलकुलेटर है आपके पास, है ना। यदि आप कौन सा कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं? वर्चुअल कैलकुलेटर। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? क्या आंसर आ रहा है? डी ऑप्शन। हाँ जी, करेक्ट आंसर है आपका, कृष्णा शर्मा। कृष्णा, कैसे आपने कैलकुलेट किया है इसको? इसको कैलकुलेट कैसे किया आपने? क्या इसमें से हम 20 डिग्री 42 मिनट्स, इतना दोनों में कॉमन है, इतना मैं कॉमन ले लूं? 20 डिग्री 42 मिनट्स इतना हम कॉमन ले लेते हैं। रिमेनिंग पोर्शन कितना दिख रहा है? 3 सेकेंड्स मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 2 एंड प्लस 6 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 6। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक 4.3 सेकेंड्स आ रहा होगा। क्या ऐसी किया आपने? इट इज 4.3 सेकेंड्स। ओके, सो इस तरीके से ही आपने सॉल्व किया है। देखो ऐसे यदि आप सॉल्व करोगे तो जल्दी हो जाएगा, टाइम कम लगने वाला है ना। और ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। बट आगे भी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जहां मैं अगेन आपसे पूछूंगा कि कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ है नहीं। वेटेड एवरेज हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, कैसे अर्थमेटिक मीन और वेटेड एवरेज डिटरमाइन करना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द वेट ऑफ weighted arithmetic mean if the angle and their weights are this। अच्छा, डिटरमाइन द वेट, भाई वेट डिटरमाइन करना है इस बार, है ना। इस बार आपको वेट ऑफ वेटेड अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन नहीं पूछा इसने। अर्थमेटिक मीन को हम क्या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू बोल देते हैं क्या? बिल्कुल भाई, अर्थमेटिक मीन या फिर वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज, ये दोनों ही क्या होता है? ये दोनों ही सर एमपीवी होता है। व्हाट इज एमपीवी? मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू एक ऐसी वैल्यू जिसके ट्रू वैल्यू के नियर होने के चांसेस मैक्सिमम, करेक्ट। सो डिटरमाइन द वेट ऑफ वेटेड अर्थमेटिक मीन। वेट आपको बताना है और ये कुछ एंगल्स हैं, 40 डिग्री 56 मिनट 2 सेकेंड्स एंड 40 डिग्री 56 7 एंड 12, और इनके वेट है 5 4 एंड 9। यस, गुड आफ्टरनून अनीस इकबाल, करिए इसका आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, अगेन एक लॉ ऑफ वेट ही है। जो टोटल 7 और 8 लगभग लॉ हम पढ़ते हैं वेट के, उसमें से ये एक लॉ है। विच ऑप्शन? बी। यस, इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट। सो बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। लॉ ऑफ वेट क्या कहता है कि जब भी आपको वेटेड एवरेज डिटरमाइन करना है, आपने वेटेड एवरेज डिटरमाइन करा, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आपके पास आ गई। अब इस वैल्यू का जो वेट होगा वो कितना होगा? तो जो भी इंडिविजुअल क्वांटिटी का वेट है उन सभी का जब आप समेशन कर देंगे तो वो जो समेशन आएगा निकल करके वो ही आपका एमपीवी का वेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू तो आप डिटरमाइन कर लेंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वेट ऑफ रिजल्ट की बात करें हम, वेट ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू की यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा 5 + 4 + 9। आंसर इज व्हाट? 18। बस जस्ट आपको सम करना रहेगा यहाँ पर, 5 + 4 + 9। हाँ, सम ऑफ इंडिविजुअल वेट, करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। तो मुझे ये बताना मेरा ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है कि जिस भी क्वांटिटी या ऑब्जर्वेशन का जितना ज्यादा वेट होगा, जितना ज्यादा वेट होगा उसके ट्रू वैल्यू के नियर होने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? जिस भी क्वांटिटी का जितना ज्यादा वेट होगा
उसके ट्रू वैल्यू के नियर होने के चांसेस उतने ज्यादा, उसमें एरर के चांसेस उतने कम। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? वेरी गुड। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है भाई। मोस्ट प्रॉब्लम देखो, आप इंडिविजुअल यदि इस वाले क्वांटिटी की बात करोगे, इस वाले मेजरमेंट की बात करोगे, तो इसका वेट कितना है 5, इसका वेट कितना है 4, और इसका वेट कितना है 9। तो अल्टीमेटली किसी भी मेजरमेंट का वेट ये इंडिकेट करता है कि उस सबसे ज्यादा वेट ये इंडिकेट करता है, किसी भी क्वांटिटी का सबसे ज्यादा वेट ये इंडिकेट करता है कि उस वैल्यू के नियर होने, ट्रू वैल्यू के नियर होने के चांसेस मैक्सिमम। तो यहाँ पर एमपीवी का वेट आप देखोगे तो सबसे ज्यादा 18 है इन सभी मेजरमेंट के कंपैरिजन में। 18 सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, इसका मतलब एमपीवी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या, चांसेस ट्रू वैल्यू के नियर मैक्सिमम, एरर के चांसेस मिनिमम। करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। So find the weight of algebraic sum of two quantities having weight 5 and 7. Find the weight of, देखो weight पूछा है यहाँ पर भी, find the weight of algebraic sum of two quantities. दो क्वांटिटी को ऐड किया आपने, इंडिविजुअल वेट 5 और 7 है, जो आंसर आया उसका वेट आपको बताना है। विच ऑप्शन? दो क्वांटिटी है आपके पास यहाँ पर, दो मेजरमेंट है, 21 डिग्री 43 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स, और इसका वेट कितना है 5, एंड 54 डिग्री 32 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स, और इसका वेट कितना है 7। ये दोनों को आप ऐड करते हैं तो ऐड करने पर जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन जो आंसर आया, जो रिजल्ट आया, उसका वेट आपको बताना है। ठीक है, रिजल्ट तो यहाँ पर आ गया। नाउ वेट ऑफ रिजल्ट क्या होगा? व्हाट इज वेट ऑफ रिजल्ट? वेट ऑफ रिजल्ट अगेन एक लॉ ही है ये भी। एनीवन? तो फाइंड द वेट ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ टू क्वांटिटी। देखो यदि दो क्वांटिटी को आप ऐड करते हो तो जो वेट ऑफ रिजल्ट आता है वो आता है रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल वेट। क्या स्टेटमेंट है? रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल वेट। ठीक है, तो आप बस इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना आ रहा है ये एक बार मुझे बताएंगे आप लोग, कितना आ रहा है? विच ऑप्शन? सी। ओके, सो इट इज 35/12, ये आंसर आएगा आपका। तो इसको सॉल्व करने पर आपके पास जो आंसर आ रहा है विच इज 35/12। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल वेट। अच्छा चलो, इसमें थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूं। फाइंड द वेट ऑफ, एल्जेब्रिक सम को यहां से हटा देता हूं। ठीक है, एल्जेब्रिक सम को मैं हटा करके यहां पर डिफरेंस लिख देता हूं। फाइंड द वेट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज गिवन एज 21 43 10 54 32 20 एंड हैविंग वेट 5 and 7। तब आपका आंसर क्या होगा? सम की जगह मैंने डिफरेंस बता दिया। आप भाई डिफरेंस क्या बताइए आप? हाँ जी, सेम ही रहेगा। वेरी गुड, सेम रहेगा, यही आंसर आएगा, ऑप्शन सी ही रहेगा। नहीं नहीं नहीं, रेसिप्रोकल नहीं, यही ऑप्शन रहेगा। यदि आप ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वेट जो रहेगा वो सेम रहेगा, वेट में कोई चेंज नहीं आएगा। ये अगेन एक लॉ है, लॉ ऑफ वेट। चलो नेक्स्ट। So if the angle A 54 degree 32 minutes 12 second having weight 7 is multiplied by a factor 5, then find the resulting weight of that angle. यदि कोई एंगल A है, एंगल A which is 54 degree 32 minutes and 12 second, और इसका वेट कितना है? वेट इज 7। यदि आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 5 से, मतलब 5A
5a का जो भी वैल्यू आएगा, यहाँ पर इन्होंने वैल्यू नहीं पूछा आपसे कि वैल्यू कितना आएगा, जो भी वैल्यू आएगा इसका जो वेट होगा वो वेट आपको बताना है। विच ऑप्शन ए 7/25? यस, इट इज करेक्ट। तो जब भी आप किसी क्वांटिटी को कोई भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो वेट होता है उसके वेट को आपको उसी फैक्टर के स्क्वायर से डिवाइड करना होता है, ये लॉ कहता है। यदि आप किसी एक क्वांटिटी को, जैसे यहाँ पर एक a इज इक्वल टू, इसका वेट कितना है 7, यदि आप इसको k फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो वेट ऑफ रिजल्ट होगा विच इज इक्वल टू, यहाँ पर जो भी 7 है क्वांटिटी का वेट, जिस फैक्टर से आपने उसको डिवाइड किया है उसके स्क्वायर से आप उसको डिवाइड कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा उसका वेट कितना आ जाएगा, रिजल्ट का वेट आ जाएगा 7/25। दैट मीन्स ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो अभी तक गेट का यदि आप रिकॉर्ड देखोगे तो इस वाले लॉ पर क्वेश्चन आ चुका है, जो हमने यहाँ पर वेट ऑफ रिजल्ट लिखा था रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल वेट, इस पर क्वेश्चन गेट में आ गया है, लेकिन अदर लॉस पर अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है। और थ्योरी ऑफ एरर पर फ्रिक्वेंटली अभी 2 साल से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो लॉ ऑफ वेट पर इस बार चांस है कि क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क में। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फाइंड द वेट ऑफ द इक्वेशन a plus b is equal to 23 degree 45 minutes 20 second if it is multiplied by its own weight, then the weight of the equation is given as 2। बताइए। Find the weight of the equation a plus b is equal to 23 degree 45 minutes and 20 seconds। इसका वेट कितना है? वेट ऑफ क्वांटिटी इज 2। ओके, यदि इस मेजरमेंट को हम इसके ओन वेट से ही मल्टीप्लाई करते हैं, इट इज मल्टीप्लाई बाय इट्स ओन वेट, विच ऑप्शन? वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, कृष्णा शर्मा, करेक्ट आंसर है भाई। लॉ ऑफ वेट आपने सारे पढ़े हुए हैं, इसका मतलब ये है ना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही बात है। यदि हम इसके ओन वेट से मल्टीप्लाई करें, यदि हम क्वांटिटी को इसके ओन वेट से मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिजल्ट आएगा उसका वेट कितना होगा? उसका वेट होगा 2/2 स्क्वायर। ठीक है, जिस भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं उसके स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, मेरे से ही पढ़े हैं, क्या बात कर रहे हो? ओके ओके, सो इट इज 1/2, इसका आंसर हो जाए 1/2। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डिटरमाइन द वेट ऑफ द क्वांटिटी beta is equal to 21 degree 54 minute 13 second if it is divided by a factor 3, its original weight is 8। भाई सेम क्वेश्चन है, बीटा की वैल्यू कितनी है? 21 डिग्री 54 मिनट्स एंड 13 सेकेंड्स। इफ इट इज डिवाइडेड बाय फैक्टर 3, इसका वेट कितना है? इसका वेट है 8। और यदि हम बीटा को डिवाइड कर देते हैं 3 से, तो इन्होंने आंसर तो नहीं पूछा क्या आएगा डिवाइड करने पर, हाँ, बट जो आंसर आएगा उसका वेट कितना होगा ये जरूर पूछा है इन्होंने। यस, इट इज करेक्ट आंसर कृष्णा। सो इट इज डी ऑप्शन। आप जिस भी फैक्टर से डिवाइड करते हैं उसके स्क्वायर से वेट को मल्टीप्लाई करना होता है हमें। ठीक है, उसके वेट से हमें, वेट के स्क्वायर से, उस फैक्टर के स्क्वायर से वेट को मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आ जाएगा 8 × 9, आंसर इज 72। बिल्कुल सही बात है। सो डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेट इफ द इक्वेशन a plus b 32 degree 18 minutes 7 seconds having weight 5 is subtracted by 180 degree। यदि कोई इक्वेशन है a plus b is equal to 32 degree 18 minutes and 7 second और इस इक्वेशन का वेट कितना है? 5। द वेट ऑफ दिस इक्वेशन इज 5। यदि इस इक्वेशन में हम 180 डिग्री को माइनस कर दें,
इस तरीके से। तो जो रिजल्ट आएगा उसका वेट कितना होगा, जो रिजल्ट आएगा उसका वेट बताना है आपको। वेट ऑफ रिजल्ट, विच ऑप्शन? यस, इट इज सी, बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। भाई कोई चेंज नहीं आएगा यदि आप किसी भी इक्वेशन में उसके साइन को चेंज करते हैं तो वेट में कोई चेंज नहीं आता। यदि आप किसी इक्वेशन में कोई एक फैक्टर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी उसके वेट में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन वेट। विच ऑप्शन? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन आंसर। ये सारे लॉ ऑफ वेट पर क्वेश्चन चल रहे हैं, तो इसका वेट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैन बी फाउंड बाय यूजिंग। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू एमपीवी कैसे हम डिटरमाइन करते हैं? मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैन बी फाउंड बाय यूजिंग। करो भाई, आंसर करो सभी, इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो यहां से ये एनालिसिस करो कि ये क्वेश्चंस आ रहे हैं या आपको नहीं आ रहे। नहीं आ रहे हैं तो उतना पार्ट पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। वैसे अभी इस समय कुछ नया पढ़ना नहीं चाहिए हमको, हाँ, बट एटलीस्ट इस पर बेस्ड जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो तो आप सुन सकते हैं कि एज इट इज, यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको आंसर कर पाए। डी ऑप्शन, नो नो, इट इज नॉट डी ऑप्शन। नो कृष्णा, इट इज नॉट सी ऑप्शन, इट इज नॉर्मल इक्वेशन, ए ऑप्शन। नॉर्मल इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करते हैं? मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। तो एक तो वेटेड एवरेज, अर्थमेटिक मीन, और दूसरा एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम इक्वेशन का नॉर्मल इक्वेशन फॉर्म करते हैं, वहां से फिर हम डिटरमाइन करते हैं। भाई कृष्णा यार, पढ़ाया था मैंने ये। सो नॉर्मल इक्वेशन इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। So find the most probable value of the observation having equal weight. Find the most probable value of observation having equal weight. Equal weight. Yes, which option? MPV, most probable value. अभी कितनी बार हमने डिस्कस कर लिया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। अच्छा, 5-4 और 4-5 का डिफरेंस है बस। तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू में इक्वल वेट के केस में आपको जस्ट क्या करना है? आपको मीन लेना है बस, सभी को ऐड कर दो और डिवाइडेड बाय 4 कर दो, ये आंसर आ गया। कितना आ रहा है? आई थिंक ये 6.45 ए आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट। इक्वल वेट बोला है, एवरेज डिटरमाइन कर लिया हमने। चलो नेक्स्ट, डिटरमाइन द एमपीवी, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन बी इक्वल टू ऑफ वेट 3 एंड 2b का वेट आपको दे रखा है 2। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आपको डिटरमाइन करना है। सो b इज 65 डिग्री 21 मिनट्स एंड 40 सेकेंड्स, और इसका वेट कितना है? 3। एंड 2b is 132 डिग्री 40 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स, और इसका वेट कितना है? वेट इज 2। एमपीवी आपको डिटरमाइन करना है। नो आइडिया? ये नॉर्मल इक्वेशन पर बेस्ड है बेटा, इट इज बेस्ड ऑन नॉर्मल इक्वेशन। नहीं नहीं, सारे आने वाले क्वेश्चन इसी चैप्टर से नहीं है। अभी क्वेश्चन आई थिंक 20 तक
इसी चैप्टर से है और उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 1 से है, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर नहीं आता क्या भाई धनुष। एक्चुअली मैं पहले फर्स्ट सीरीज में मैं ये चैप्टर इसलिए लेकर के आया क्योंकि ये चैप्टर से बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है, तो इसीलिए मैं सबसे पहले यही चैप्टर लेकर के आया हूँ। नॉर्मल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट कितने बच्चों को क्लियर है? नॉर्मल इक्वेशन, इसकी नॉर्मल इक्वेशन यदि आप फॉर्म करोगे तो आपको ये फर्स्ट वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 3b इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 65 डिग्री 21 मिनट्स एंड 40 सेकेंड्स। और जो सेकेंड इक्वेशन है आपको किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा इसको आपको 2 इंटू 2 इंटू मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको आपको किससे? 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसी को स्किप किया है ना आपने? मैडम मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना एटलीस्ट वो तो कर लो धनुष, है ना, जो मैं करा रहा हूँ एटलीस्ट वो तो करना पड़ेगा आपको। क्यों भाई एडवांस ओके भाई शिवानंदा नहीं है क्लियर, चलो। तो आपको क्या करना है, आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है सेकेंड इक्वेशन को। सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई आपने किया 132 डिग्री 40 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। अब बस आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय आपको क्या करना होगा? डिवाइडेड बाय आपको क्या करना होगा? डिवाइडेड बाय 4 और 3 से मल्टीप्लाई किया ना आपने बस ऐड करना है आपको, कोई डिवाइडेड बाय नहीं, ऐड कर देंगे आंसर आ जाएगा। ऐड कर दो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ चैलेंज क्या है देखो, कैलसी से नॉर्मल कैलसी से ऐड करने में कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन वर्चुअल कैलकुलेटर से कैसे करोगे ये बात हमें यहाँ समझनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर 21 मिनट्स 40 सेकेंड इस तरीके से तो आप पुट कर नहीं पाओगे, तो फिर कैसे करोगे? तो देखिए जो 40 सेकेंड्स है पहले आप इसको डिग्री में चेंज कर लें, ठीक है। 40 सेकेंड्स को डिग्री में कैसे चेंज करेंगे? 40 सेकेंड्स को मिनट में चेंज कर लेते हैं पहले। तो डिवाइडेड बाय हमने 60 किया, यहां से मिनट में आंसर आ जाएगा। और कितना आ रहा है चलो ये हम फटाफट कर लेते हैं। तो 40 डिवाइडेड बाय 60 सो इट इज 0.667 मिनट्स ओके। और कितना मिनट्स गिवन है? 21 मिनट्स। तो 21 मिनट्स इसमें यदि हम ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा टोटल हो जाएगा सर 21 प्लस 0.667 मिनट्स, दैट मीन्स 21.667 मिनट्स, है ना। अब इसको डिग्री में चेंज कर लेते हैं। तो डिग्री में चेंज करने के लिए 21.667 डिवाइडेड बाय 60 यदि आप करते हो तो यह आ जाएगा 0.361 डिग्री, 0.361 डिग्री। और कितना? 65 डिग्री ऑलरेडी है अवेलेबल, 65 ऑलरेडी है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 65 प्लस 0.361, दैट मीन्स 65.361 डिग्री। और उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से। तो 65 इसमें ऐड कर दें हम यदि और मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो इट इज़ 196.08 डिग्री, इट इज़ 196.08 डिग्री। और इसी तरीके से आप इसको 20 सेकेंड्स को भी चेंज करेंगे मिनट में, फिर 40 को ऐड कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 60 करके डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। वहाँ से जो आंसर आएगा, तो यहाँ पर यदि आप देखें तो इट इज़ 11 4 2 8 9 10 11, यस इट इज़ 11 बी। और यहाँ से जो आंसर आएगा वो आप यहाँ लिखेंगे और बी की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए जो यहाँ पर आंसर है उसको डिवाइड बाय 11 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है कोई बताएगा मुझे आंसर? यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद आंसर कितना आएगा?
अच्छा आंसर छोड़ो, मुझे बताओ कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं। आंसर तो मैं बता देता हूँ आपको, आंसर क्या है इसका। आंसर आएगा ये वाला बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आएगा। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, आपको लॉजिक क्लियर हुआ, कैसे वर्चुअल कैलसी से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, नॉर्मल इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है, या नॉर्मल इक्वेशन हमने कैसे फॉर्म करी है। नॉर्मल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए आपको देखो एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ जो भी मेजरमेंट दे रखा है उसका उसके साथ यहाँ कॉफिशिएंट कितना है, तो कितना है 1। और आपको इस वेट 3 से इस 1 को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब मैंने यहाँ पर क्या करा, 1 इंटू 3 किया, 1 इंटू 3, और इस 3 से मैंने इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से यहाँ बी का फैक्टर कितना है 2, और वेट कितना है 2, तो मैंने 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना है 4, 4 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखो। और उसके बाद जस्ट ऐड करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक। कृष्णा एंड शुभम क्लियर हुआ क्या? ई एस इक्वल टू 0.6745 अंडर रूट समेशन ऑफ वी स्क्वायर एन माइनस वन में वी का वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, प्लीज डू वन क्वेश्चन सर। शिवानंद, इसमें आपको क्या करना होगा, आप जो बता रहे हैं कि ई एस इज इक्वल टू 0.6745, प्रोबेबल एरर की आप बात कर रहे हैं, अंडर रूट वी स्क्वायर बाय एन माइनस वन, ये आपने लिखा है ना, जिसमें वी जो होता है वो होता है आपका एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो कोई भी क्वांटिटी है, मान लो कि यहाँ पर x1 की वैल्यू दे रखी है कुछ, x1 का वेट w1 है, यहाँ पर w2 है, w3 है ना, ऐसी 3 क्वांटिटीज है। तो इसका जब आप MPV मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू डिटरमाइन करोगे कि x1 w1 प्लस x2 w2 प्लस x3 w3 डिवाइडेड बाय w1 प्लस w2 प्लस w3, तो यहाँ से आपके पास MPV आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर समेशन, ये समेशन है। तो सपोज कि यहाँ पर x1 की वैल्यू अज्यूम कर लो 3.2 थी, और यहाँ से MPV आया 4। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, 4 माइनस 3.2 का स्क्वायर प्लस, अज्यूम करो यहाँ पर वैल्यू 3.8 है, तो फिर यहाँ 4 माइनस 3.8 का स्क्वायर, एंड अज्यूम करो यहाँ पर वैल्यू 5.2 है, सो 5.2 माइनस 3.8 हो गया, यस। ना 5.2 माइनस 4 का स्क्वायर, ये आपको करके v की वैल्यू को डिटरमाइन करना होगा इन सभी को ऐड करके। सो दिस इज व्हाट दी v। ठीक है शिवानंद, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फ्रॉम द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, द वेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर गिवन एज। फ्रॉम द सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन find the MPV, the weight of the observation are given as। MPV डिटरमाइन करना है, तो मुझे नहीं लगता इसको अब डिस्कस करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू बस वेटेड एवरेज लेना है आपको, है ना, W1 x1 W2 x2। तो आई होप आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर रेसिडुअल एरर विल बी। इन द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर रेसिडुअल एरर विल बी मैक्सिमम, मिनिमम, नेग्लिजिबल, no error occurs. Which option? In the principle of least square, residual error will be। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर, जहां से MPV डिटरमाइन करते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। अच्छा, रेसिडुअल एरर होता क्या है, कोई बताएगा? व्हाट इज रेसिडुअल एरर? व्हाट इज रेसिडुअल एरर? एनीवन?
नो कृष्णा, नॉट सी. रेसिडियल एरर, इट इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू. ठीक है, इट इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू. अभी बताया मैंने आपको, देखो यहाँ पर ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी है x1 और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कितनी है x बार. तो x में से x बार को जब हम माइनस करते हैं, x माइनस x बार, यही आपका क्या होता है, दिस इज व्हाट द मोस्ट, दिस इज व्हाट द रेसिडियल एरर. ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, रेसिडियल एरर. ठीक है, ओके. तो वो जब हम प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड देखते हैं उसमें हम क्या करते हैं, फाइनली ये वैल्यू डिटरमाइन करते हैं x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और उसको उसके वेट से मल्टीप्लाई करके समेशन करते हैं, और फाइनली फिर उसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर देते हैं, मतलब मिनिमम कर देते हैं. मिनिमम, बी ऑप्शन. ठीक, बी ऑप्शन मिनिमम. चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन. v इंटू एन, वी माइनस एन, समेशन ऑफ v प्लस एन एंड v बाय एन. अब क्या है v, क्या है n, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में दे नहीं रखा है. अब बस आपको बताना है कौन सा ऑप्शन होगा. v क्या है, n क्या है, अब आपको खुद से समझना है. विच ऑप्शन. भाई इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, तुरंत आंसर आना चाहिए. अर्थमेटिक मीन, हाँ जी करेक्ट, डी ऑप्शन. भाई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम लिखते हैं, सभी को ऐड करते हैं, मतलब v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x1 प्लस x2 प्लस x3, ये सारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है. और व्हाट इज n, n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो मल्टीप्लाई तो हम करते नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं है. माइनस भी नहीं करते, ना ही ऐड करते, तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, when number of observation is large, when number of observation is large, the arithmetic mean will be equal to true value. जो अर्थमेटिक मीन होगा वो ट्रू वैल्यू के will be equal to true value. This statement is true or false. अच्छा, यहां पर मैं एक वर्ड ऐड करता हूं, when the number of observation is large, the arithmetic mean will be nearly equal to true value. Nearly equal to true value. In carrying a line of level across a river, the following readings were taken with the level under identical condition. तो सर इसमें ES का वैल्यू कैसे निकालें. तो रेसिड पहले इसका एवरेज ले लो, वेटेड एवरेज है ना, MPV डिटरमाइन कर लो, मतलब x बार, फिर x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1. यह आ जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन. स्टैंडर्ड डिविएशन को यदि स्टैंडर्ड एरर बोला है तो स्टैंडर्ड डिविएशन ही स्टैंडर्ड एरर है, और यदि प्रोबेबल एरर बोला है तो 0.6745 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू एक ऐसी वैल्यू है जिसके ट्रू वैल्यू के नियर होने के चांसेस मैक्सिमम है. तो यदि जितने ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे उनका एवरेज वैल्यू ट्रू वैल्यू के काफी नियर हो. भाई कोई लाइन है, मान लो ये एक लाइन ए और बी, इनके बीच का डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो, आपने 2 बार मेजरमेंट लिया, उन दोनों ऑब्जर्वेशन का एवरेज लोगे, और आपने एक बार 10 बार मेजरमेंट लिया और उस 10 ऑब्जर्वेशन का मेजरमेंट लोगे, तो जो वैल्यू आएगी
ज्यादा ऑब्जर्वेशन लेकर के एवरेज करने पर मोस्ट एक्यूरेट आएगी, है ना। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट, द प्रोबेबल वैल्यू of two angles are 40 degree 20 minutes 30 second plus minus 2 and the 84 degree 44 minutes 20 second plus minus 3. The probable error of sum of this two angle will be. probable error पूछा है भाई। अब क्या बोल रहा है आपसे? probable error डिटरमाइन करिए। what is probable error? और वो भी कब? जब इन दोनों क्वांटिटी को आप ऐड कर रहे हैं। इन दोनों क्वांटिटी को जब आप ऐड कर रहे हैं। यस एनीवन? सो दो क्वांटिटी आपके पास x इज इक्वल टू 40 डिग्री 20 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, और इसमें जो प्रोबेबल एरर है ई एक्स की वैल्यू आपको ±2 दे रखी है, और y कितना है? y है 84 डिग्री 44 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स, और इसमें प्रोबेबल एरर की वैल्यू आपको दे रखी है ±3। यदि आप दोनों क्वांटिटी को ऐड करते हैं, x प्लस वाई करते हैं, और वहां से जो रिजल्ट आएगा उसमें प्रोबेबल एरर की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज प्रोबेबल एरर इन दैट क्वांटिटी? एनीवन? नो? तो आपको इसके लिए प्रोबेबल एरर की वैल्यू यदि डिटरमाइन करना है तो आपको करना होता है ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर का रूट। ठीक है, यहाँ ई एक्स कितना है? 2 स्क्वायर, ई वाई कितना है? 3 स्क्वायर, और इन दोनों का जब रूट करोगे प्लस माइनस करके तो यहाँ से आपके पास प्रोबेबल एरर की वैल्यू आएगी। सो दिस इज व्हाट द प्रोबेबल एरर। सर अमित सर, गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं? तो यहाँ पर प्रोबेबल एरर की वैल्यू हमें देखने को मिलती है। तो ये प्रोबेबल एरर का कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस मैक्सिमम मुझे लगते हैं प्रोबेबल एरर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू से। डी ऑप्शन करेक्ट, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 मीटर with a probable error of plus minus 0.2. The probable error of its circumference is. Probable error of its circumference is. रेडियस क्वेश्चन में आपको गिवन है 10 मीटर, और प्रोबेबल एरर कितना है? प्रोबेबल एरर दैट मीन्स डी आर विच इज ±0.2। आपको डिटरमाइन करना है, आपको डिटरमाइन करना है रेडियस, क्या डिटरमाइन करना है? प्रोबेबल एरर इन सर्कमफरेंस, प्रोबेबल एरर इन सर्कमफरेंस। अच्छा क्वेश्चन है ये। विच ऑप्शन? सी, ±0.2। मतलब जो रेडियस में एरर होगा वही सर्कमफ्रेंस में होगा। नो कृष्ण, नो, रॉन्ग आंसर। एक बार ट्राई करो। विच ऑप्शन? ए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है ऑप्शन, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। देखो सर्कमफ्रेंस उन्होंने बोला है, सर्कमफ्रेंस को यदि मैं सी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, सो व्हाट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल? इट इज 2πr। ठीक है, अब प्रोबेबल एरर इन सर्कमफ्रेंस, सो कितना चेंज इन सर्कमफ्रेंस आ रहा है? तो डेल्टा सी इज इक्वल टू 2πr, एंड दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, सो 2πdr।
सो प्रोबेबल एरर कितना आ जाएगा, इट इज 2 पाई, और डी आर कितना है, डी आर इज प्लस माइनस 0.2, बस यही आंसर है इसका, 2 पाई एंड प्लस माइनस 0.2, विच ऑप्शन, ऑप्शन ए। हाँ करेक्ट करेक्ट, शुभम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। So the error in measuring the radius of 5 centimeter circular rod, error in measuring the radius of 5 centimeter circular rod was 0.2%. If the cross-sectional area of rod was calculated using this measurement, then the resulting absolute error percentage in computed area round off to 2 decimal places. ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन गेट का है, गेट 2022 का क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर पूछा गया था ये क्वेश्चन को। आया किसी का आंसर? सिक्स 6.28, नो। 3.14, नो नो। अच्छा यहां से मुझे बताओ चेंज इन रेडियस कितना आ रहा है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ चेंज इन रेडियस फ्रॉम हियर, यहां से कितना आएगा? लिप्सा रानी, हाय सर, नमस्कार, नमस्ते, आई फील वेरी अनकंफर्टेबल, क्या करूं सर, आई कुडंट हेल्प, प्रेशर टू मच एंड कुडंट स्लीप ना स्लाइड, सो आई फील इरिटेटिंग। भाई लिप्सा रानी कुछ नहीं होगा यार, यदि नहीं सोओगे तो जो पढ़ा है वो भी नहीं कर पाओगे, तो एकदम फ्री हो जाओ, टेंशन छोड़ दो, क्योंकि जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब उतना टाइम नहीं है कि हम उसी को कुछ नया पढ़ें। जितना पढ़ा है उसका शॉर्ट नोट बनाया होगा, यदि आपने नहीं बनाया है तो जो भी लॉन्ग नोट अवेलेबल है उसको एक एक बार रिवाइज करो, रिकॉल करो चीज़ों को, PYQs लगा लो, यदि लगाए हुए हैं तो उसका रिविजन कर लो, और एग्जाम देने एकदम फ्री माइंड के साथ जाओ। एप्टीट्यूड के क्वेश्चन इजीली बना जाओगे, जितना टेक्निकल पढ़ा है वो क्वेश्चन भी बन जाएंगे, है ना। तो टेंशन में यदि जाओगे तो जो क्वेश्चन आते हैं वो भी नहीं बन पाएंगे। तो अब टाइम गया पढ़ने का, अब रिवीजन का टाइम है, केवल रिवीजन पे फोकस करेंगे तो हो सकता है कि एक अच्छा स्कोर आ जाए, टेंशन में तो स्कोर और बिगड़ जाएगा। 0.01, अच्छा यहाँ से आ रहा है क्या, 0.5, 0.2 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, 0.01, यस, सो इट इज 0.01। ये आगे हमारे पास चेंज इन रेडियस। अब आपसे क्या पूछ रहा है वो कि रिजल्टिंग एब्सोल्यूट एरर इन कंप्यूटेड एरिया, ओके। तो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, चेंज इन एरिया हमें डिटरमाइन करना है, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा सर 2 पाई आर एंड डी आर, 2 पाई आर डी आर। आर को हम यदि कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हम कैपिटल आर लिख देते हैं। सो चेंज इन एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर, आर कितना है 5 सेंटीमीटर और डी आर कितना है 0.01। लेकिन ये परसेंटेज पूछ रहा है हमसे, तो परसेंटेज के लिए हमें क्या करना होगा, परसेंटेज एरर के लिए हमें डी ए डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाई बाय 100 ये करने की ज़रूरत है। डी ए कितना है 2 पाई इंटू 5 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाय ए, एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। सो पाई इंटू आर कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर ना,
सो 5 का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से जरा सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। सर आई फील आई कांट गेट गुड स्कोर दिस ईयर, फॉर्मूला रटने से सब फॉर्मूला भूल जाता हूँ। देखो फॉर्मूला रटने से कुछ नहीं होगा, फॉर्मूला रटने के साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करके रटना पड़ेगा। तो ऐसे ही हवा में चीज़ें रटी नहीं जाती, उसकी चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है उसका एप्लीकेशन देखोगे, उसके बाद याद करोगे तब याद होगा। केवल फॉर्मूला रट लिया और उसका एप्लीकेशन नहीं पता तो ऐसा रटने से कोई मतलब नहीं है। सो जॉब के लिए कितने नंबर लाना जरूरी है अप्रोक्सीमेट? भाई जॉब के लिए बहुत ज़्यादा नंबर की रिक्वायरमेंट है, पीएसयू वगैरह चाहिए आपको, तो मान करके चलो कि 70 नंबर से ऊपर ही लाना है ना, उसमें भी कुछ नहीं होता है, फिर भी गिरी से गिरी हालत में मान के चलो 70 तो लाना ही है हमको। इसके अलावा यदि जो दूसरी स्टेट की एग्ज़ाम्स निकलती है, जैसे एनएचएआई की कभी निकल जाती है कि भाई गेट की स्कोर कार्ड के बेसिस पर लेंगे, पर उसमें भी ये मान करके चलो कि आपका स्कोर लगभग लगभग 600 प्लस होना चाहिए, ये सबसे मिनिमम बता रहा हूँ, उसमें भी होता नहीं है जनरली, 600 700 प्लस होता है, तब वहाँ एक चांस लग जाता है। अदरवाइज बहुत सारा रोड ट्रांसपोर्ट वाले डिपार्टमेंट में भी निकलती गेट स्कोर के बेसिस पर, तो एटलीस्ट इतना स्कोर रखें हम कि लगभग 600 के आसपास हमारा स्कोर होना चाहिए। कितना? 0.4। ओके, सो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आ रहा है परसेंटेज है विच इज 0.4। भाई ये गेट 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का ये क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन देखने के चांसेस आपको मिलेंगे गेट 2023 में भी, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। चल आगे बढ़े, समझ में आया क्या? एक बार कमेंट करेंगे, क्लियर हुआ क्या लॉजिक कॉन्सेप्ट, कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व एग्जाम में? ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। नो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो थ्योरी ऑफ एरर से क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो हम विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्वेज यूज टू डिफाइन द प्रॉपर्टी लाइन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्वेज यूज टू डिफाइन द प्रॉपर्टी? एक प्रॉपर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए किस टाइप के सर्वे की रिक्वायरमेंट होती है आपको? सिटी सर्वे, कैडेस्ट्रल, लैंड सर्वे, टोपोग्राफिकल। यस इट इज करेक्ट। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, कैडेस्ट्रल सर्वे। स्टार्टिंग के 3 वर्ड क्या है? कैड, ऑटो कैड वगैरह हम यूज करते हैं पहली स्टेप में, हम अपनी बाउंड्री को फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद अंदर की प्लानिंग करते हैं। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं उसको, कैडेस्ट्रल सर्वे, जिसमें हम प्रॉपर्टी लाइन, बाउंड्री ऑफ फील्ड को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट, which of the following statement in respect of a map A having scale 1:1000 and another map B having scale 1:5000 is true? मैप ए इज लार्जर स्केल मैप कंपेयर टू बी, मैप बी इज लार्ज, मतलब लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल आपको बताना है इस क्वेश्चन। 1:1000 ये फर्स्ट वाली स्केल है और सेकेंड स्केल आपको दे रखी है 1:5000। आपको बताना है विच वन इज लार्ज स्केल, कौन सी स्केल लार्ज स्केल है, कौन सी स्केल स्मॉल स्केल है। यस इट इज करेक्ट। सो जो फर्स्ट वाली स्केल है दिस इज लार्ज स्केल, ये लार्ज स्केल है, और सेकेंड स्केल इज स्मॉल स्केल। बिल्कुल सही है, स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल की बात करें तो एक स्मॉल एरिया कवर होता है क्या? स्मॉल एरिया कवरेज, स्मॉल एरिया कवरेज। यस, और यदि स्मॉल स्केल की बात करें मतलब एक लार्ज एरिया का कवरेज होता है, लार्ज एरिया कवरेज। सो ए इज लार्ज स्केल कंपेयर टू बी, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the smallest division of vernier is longer than the smallest division of its primary scale, the vernier is known as, the smallest division of vernier, smallest division of vernier is longer than the smallest division of primary scale, the vernier is known as. डायरेक्ट, डबल, सिंपल, रेट्रोग्रेड।
ए ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, यस, इट इज करेक्ट। सो डी ऑप्शन करेक्ट है, रेट्रोग्रेड वर्नियर, है ना भाई शुभम। ए ऑप्शन डायरेक्ट वर्नियर में क्या होता है, सुनो। इन केस ऑफ डायरेक्ट वर्नियर, इन केस ऑफ डायरेक्ट वर्नियर, जो लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल होता है वो मोर होता है लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ वर्नियर से। ठीक है, एस इज ग्रेटर देन वन। लीस्ट काउंट की बात करेंगे तो एस माइनस वी, और एक और फॉर्मूला एस बाई एन। ये किस केस में, डायरेक्ट वर्नियर में। यदि हम बात करें रेट्रोग्रेड वर्नियर में, इन केस ऑफ रेट्रोग्रेड वर्नियर, उसमें आपका v जो होता है वो ग्रेटर होता है किससे, s से। लीस्ट काउंट की बात करेंगे तो v माइनस एस आएगा, या फिर s बाई एन आएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। कुछ डिफरेंस कैलिब्रेशन पर भी है। डायरेक्ट वर्नियर में कैलिब्रेशन सेम डायरेक्शन में होता है मेन और वर्नियर का, रेट्रोग्रेड में अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, बाकी का हमने डिस्कस कर लिया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिवीजन, डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिवीजन रिक्वायर्ड ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में कितने नंबर ऑफ डिवीजन रिक्वायर्ड होंगे इफ इट इज कंबाइंड विथ द मेन स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 0.5 mm। मेन स्केल का लीस्ट काउंट आपको दे दिया 0.5 mm। द लीस्ट काउंट ऑफ कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड इज 0.05 mm फॉर डायरेक्ट वर्नियर। तो द कंबाइंड स्केल का लीस्ट काउंट भी 0.05 mm दे रखा है, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल 0.5 दे रखा है। आपको यहाँ पर ये पूछ रहा है कि वर्नियर में कितने नंबर ऑफ डिवीजन हमें रखना होगा इस टाइप की स्केल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। Which option, D? By Dhanush. Determine the number of division required on vernier scale. ठीक है, मेन स्केल का लीस्ट काउंट मतलब सर एस की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ एस, इट इज 0.5 mm। नंबर ऑफ डिवीजन हमसे ये पूछ रहा है, और लीस्ट काउंट ऑफ होल स्केल, कंबाइंड स्केल हमें दे रखा है। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला कितना, एस बाई एन। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, एन की वैल्यू होगी सर एस बाई लीस्ट काउंट। एस की वैल्यू 0.5 और इट इज 0.05, सो आंसर इज व्हाट, 10। तो 10 डिवीजन आपको रखने होंगे वर्नियर में, तब जाकर के कंबाइंड स्केल का लीस्ट काउंट 0.05 mm होगा। क्लियर, एनी डाउट? सो कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्नियर। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है कि आपको कितना लीस्ट काउंट रखना है, अकॉर्डिंगली हमें नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर में फिक्स करना होते हैं, जिससे कि हम हमारे लीस्ट काउंट जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पाए। करेक्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, अ सर्वेयर मेजर अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन अ मैप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1:100 is 60 meter. A surveyor measure a distance between 2 point on map of representative fraction, मतलब स्केल आपको दे रखा है और 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस वो मेजर कर रहा है 60 मीटर। बट लेटर ही फाउंड दैट ही यूज्ड रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। भैया उसने गलत रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ले लिया 1:50 का। व्हाट इज द करेक्ट डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट? तो ये जो 60 मीटर आंसर आया था ये रॉन्ग था, तो आपको बताना है करेक्ट डिस्टेंस क्या होगा। What is correct distance between 2 points? A option. चेक करते हैं आपका आंसर सही है या नहीं। सो आपको कॉन्सेप्ट पता है कि ट्रू ट्रू इक्वल टू फॉल्स फॉल्स वाला कॉन्सेप्ट है ना। ट्रू लेंथ इज इक्वल टू आर एफ ऑफ रॉन्ग स्केल बाय आर एफ ऑफ ट्रू स्केल
एंड मल्टीप्लाई बाय मेजर्ड लेंथ। आर एफ ऑफ रॉन्ग स्केल कितना है 1:50। आर एफ ऑफ ट्रू स्केल इज 100 एंड मल्टीप्लाई बाय मेजर्ड लेंथ। देखो कितना आंसर आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है यहाँ से? इट इज 120 मीटर। विच ऑप्शन? ऑप्शन डी। कहाँ मिस्टेक कर रहे हो भाई धनुष एंड कृष्णा? कहाँ मिस्टेक करी आपने? जल्दीबाजी के चक्कर में इस टाइप के क्वेश्चन गलत मत कर देना एग्जाम में। मुझे पता है कि बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट देखते हैं इसको कि सर 1:100 है, 60 है तो 50 में 60 है तो 100 में कितना होगा, तो हम एक काम करते हैं सर हाफ कर देते हैं। अरे भैया ऐसा नहीं है, लॉजिक लगाओ, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, है ना। हाँ जी, जल्दीबाजी के चक्कर में ही होता है ये चीज़ें। तो इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क में आएगा, 1 मार्क तो जाएगा ही जाएगा, 1/3 भी लेकर के जाएगा। तो इतनी जल्दीबाजी हमें नहीं करना है, एकदम ध्यान से पढ़ना है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स लगाओ और फिर डिटरमाइन करो। ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड ज़्यादा लगेंगे और कुछ नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एरिया ऑफ अ फील्ड इज 250 स्क्वायर सेंटीमीटर फ्रॉम अ श्रंक मैप हैविंग श्रंक फैक्टर 0.9। एरिया आपको कितना दे रखा है 250 स्क्वायर सेंटीमीटर फ्रॉम अ श्रंक मैप हैविंग श्रंक फैक्टर 0.9। कैलकुलेट द ओरिजिनल एरिया square meter on field if the original scale of map is 1 centimeter equal to 50 meter. 1 centimeter is equal to 50 meter. श्रृंग स्केल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। श्रृंग स्केल एरिया आपको क्वेश्चन में गिवन है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर फ्रॉम अ श्रंक मैप हैविंग श्रंक फैक्टर, या उसको श्रिंकेज फैक्टर भी हम कह सकते हैं, श्रिंकेज फैक्टर इज 0.9। ओरिजिनल एरिया आपको डिटरमाइन करना है और इफ ओरिजिनल स्केल ऑफ मैप इज, अच्छा ये ब्रैकेट यहां पर होगा और यहां पर नहीं होगा। ओरिजिनल स्केल ऑफ मैप इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर्स। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर। तो इन द फॉर्म ऑफ यदि आप आर एफ चेंज करते हैं इसको, तो ओरिजिनल स्केल कितना आ जाता है 1/5000, 5000। आया किसी का आंसर? डी ऑप्शन। ओके चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करा होगा, श्रंक स्केल को डिटरमाइन करा होगा। सो व्हाट इज श्रंक स्केल? इट इज श्रिंकेज फैक्टर मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल स्केल। श्रिंकेज फैक्टर इज 0.9, ओरिजिनल स्केल इज 1:5000। 5000 डिवाइड बाय 0.9 करते हैं तो क्या आंसर आता है? 5000 डिवाइडेड बाय 0.9, इट इज 5555.56 लिख देते हैं। दैट मीन्स, हाँ करेक्ट, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन शीट is equal to 5555.56 centimeter on ground. That means 1 centimeter on sheet is equal to 55.5556 meter on ground. That means 1 centimeter square on sheet is equal to इतने square on ground, और हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दो 250 से, और इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 250 से। दैट मीन्स 250 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन फील्ड ऑन शीट इज इक्वल टू 55.5556 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 250। यहां से देख लो क्या आंसर आ रहा है।
विच ऑप्शन? डी. ओके, सो इट इज 771450. डी ऑप्शन आ रहा है आपके यहां से. यस करेक्ट, इट इज डी ऑप्शन. ओके. तो इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको लॉजिक समझना पड़ेगा, है ना, बाकी कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. With an increase in the denominator of the representative fraction, the scale of map will decrease, either decrease or increase or remain same. With an increase in the denominator of representative fraction, यदि आप डिनोमिनेटर को इंक्रीज करते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के, तो स्केल ऑफ मैप क्या होगी? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या कोई चेंज नहीं आएगा? डिक्रीज होगी. ओके, तो हम यहाँ पर बात करते हैं दो स्केल की, जैसे 1:100 या 1000 एंड 1:10,000. इन दोनों स्केल में आप कहेंगे सर ये वाली स्केल लार्ज स्केल है, दिस स्केल इज लार्ज स्केल एंड दिस इज स्मॉल स्केल. ये अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा, स्मॉल स्केल. अब ये क्या बोल रहा है कि विद इंक्रीज इन डिनोमिनेटर, भाई डिनोमिनेटर की वैल्यू यहाँ बढ़ती हुई दिख रही है आपको इस वाले केस में, यहाँ ज़्यादा है. तो ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन द स्केल ऑफ मैप, तो स्मॉल एरिया, सॉरी स्मॉल, यहाँ पर हमें स्मॉल स्केल लिखना होगा, नॉट स्मॉल एरिया, इट इज स्मॉल स्केल. तो जो स्केल होगी वो क्या होगी? डिक्रीज कर जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, है ना. तो विच ऑप्शन? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. So calculate the number of division of main scale that is equal to 8 division of extended vernier. सर सर्वेइंग का लगभग कितने मार्क्स का आ सकता है? सर्वेइंग 4 to 5 मार्क्स, 4 to 5 मार्क्स दोनों पेपर में, मतलब 4 to 5 मॉर्निंग, 4 to 5 आफ्टरनून, दोनों पेपर. Calculate the number of division of main scale that is equal to 8 division of extended vernier. Anyone? D option. भाई सभी आंसर करेंगे, सभी करिए, आंसर क्या आएगा? एक्सटेंडेड वर्नियर की बात हो रही है. नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ मेन स्केल, आपको मेन स्केल में डिवीजन बताना है और वर्नियर में जो डिवीजन है वो n है. मेन स्केल डिवीजन it is equal to what? 2n minus 1. So it is 2 times of 8 minus 1, which is 16 minus 1. Answer will be what? 15. Which option? Option C. Correct. Option C. तो मेन स्केल में जो डिविजन्स होंगे वो 15 होंगे और करेस्पॉन्डिंग लेंथ पर वर्नियर स्केल में जो डिविजन होंगे वो 8 होंगे, 8 डिविजन. ओके चलो, तो सेशन को स्टॉप करेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट हो गए. आज के इस सेशन में हमने थ्योरी ऑफ एरर और चैप्टर नंबर 1 पर क्वेश्चंस देखे. कल हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे. इसी तरीके से ये सीरीज 4-5 दिन और कंटिन्यू रहेगी, जिसमें मैं आपको इसी टाइप से क्वेश्चन लेकर के आऊँगा जिनके एग्जाम में चांसेस ज़्यादा हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं. ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो 1-1 मार्क्स 2-2 मार्क्स में बिल्कुल आ सकते हैं. तो आई होप आप लोगों के आज कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुए होंगे. इस सीरीज की हेल्प से आप बस ये जज करिए कि आप कौन से टॉपिक, कौन से कॉन्सेप्ट में लैग कर रहे हैं और आपको उसकी प्रैक्टिस करने की उतनी ज़्यादा नीड है. तो आप उस पर थोड़ा सा टाइम देंगे तो वो कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होते जाएंगे. ठीक है, तो चलो फिर आज के सेशन को यहीं पर मैं स्टॉप कर रहा हूँ. मिल रहे हैं हम कल. ओके, थैंक यू.
हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। जितने भी स्टूडेंट एसएससी जे 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अनअकैडमी में एक ऑफर चल रहा है। इस ऑफर पीरियड में यदि आप 6 मंथ का कोर्स परचेस करते हो अनअकैडमी में, आपको 3199 रुपीज़ में पड़ रहा है। यदि आप 1 साल का कोर्स परचेस करते हैं, ये वेरी नॉमिनल प्राइस 4799 रुपीज़ में ये आपको इफेक्टिवली पड़ जाएगा। और यदि आप एसएससी जे 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2 साल का कोर्स अवेलेबल है मात्र 6399 रुपये में। ये ऑफर की आज लास्ट डेट है 26 फेब। तो जितने भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं जो अपनी एसएससी जेई ऑल स्टेट एई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, APP11 कोड का यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम फ्लैट 60% ऑफ के लिए ध्यान रखें। ऑफर की आज लास्ट डेट है 26 फेब। टारगेट एग्जाम यदि यूपीपीएससी एई है तो हमारी एक टेक्निकल बैच भी स्टार्ट है। 31 जनवरी से इस बैच में हम क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें अभी करंटली 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं, जनरल साइंस, सर्विंग एंड जनरल साइंस ऑन बायोलॉजी। यहाँ पर भी आप कोड लगा सकते हैं APP11 फॉर दी फ्लैट 60% ऑफ। सो यदि आप प्लस क्लास में एनरोलमेंट करते हैं, आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं प्लस क्लास के। रेज हैंड का ऑप्शन हो जाता है, क्लास एंड आउट, इन क्लास स्पोर्ट, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, एजुकेटर कम्युनिटी, PDF तक आप अनअकैडमी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत सारे यूनिक फीचर्स हैं अनअकैडमी प्लस के। 2024 के फाइनल रिजल्ट की बात करें एसएससी जेई में, तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। आप भी यदि प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आप एनरोलमेंट कर सकते हो। आज ऑफर की लास्ट डेट है।